हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कॉन्वेंशंस के बारे में पढ़े थे। तो क्या आज इसके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले एक बार समझ लीजिए कि कॉमर्स वाला भैया जो चैनल है वो बिल्कुल न्यू चैनल है, वो आप लोग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, अभी इसमें क्लास 11 के वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, साथ में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के भी वीडियो आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि कॉमर्स वाला भैया चैनल में जा करके सबसे पहले आपको यूट्यूब में जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर वो नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे, जो कि नाम है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। ठीक है, ज्वाइन करने से होगा क्या कि जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं उनकी जो वीडियोज आप देख रहे हो उसकी नोट्स नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में काफी सहायता मिलेगी। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बुक नहीं खरीद पाया है, जिनको किसी कारणवश बुक खरीदने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो वो अभी हमारे नोट से आसानी से पढ़ सकते हैं और वो नोट्स काफी इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका एक नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा होगा। जो नंबर आपको क्या करना है, इस नंबर पे अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर 6 होगा और इस लेक्चर के तहत हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। सर, रूल्स तो सिर्फ साइंस में होता है? नहीं, रूल्स आपका कॉमर्स पे भी होता है। जैसे कि क्या होगा ना कि ये सब रूल्स लाने की जरूरत क्या पड़ी, जैसे कि पिछले क्लासेस में भी आप पढ़े थे, इस क्लास में बस थोड़ा सा आपको रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो है और कुछ नहीं। प्रिंसिपल इज अ सेट ऑफ रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, जहां पे क्या होता है उस रूल्स के तहत आपको उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको आगे काम करते जाना है। ठीक है, तो काम करते जाना है इन द सेंस कि अगर वो रूल्स बना था तो उसमें कोई प्रिंसिपल था क्या? हाँ, एक प्रिंसिपल था, आपको याद होगा, गैप, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल करके एक प्रिंसिपल था, गैप करके, जो कि हम आई थिंक अंडरलाइन करवाए थे। एक बार फिर से कर लीजिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म गैप बोलते हैं। इसके तहत जो भी प्रिंसिपल्स बना हुआ है उसको फॉलो करके हमें अपने अकाउंट्स को बनाना होता है। ठीक है, तो क्यों सर इसको क्यों लाने का जरूरत पड़ा? इसको लाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे जो अकाउंटेंट थे, अगर सब कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहे तो उसको समझने में काफी कठिनाई होती है। क्योंकि अकाउंट्स तो आपका साइंस है ही, साथ साथ आर्ट्स भी है, तो आर्ट्स में वहां पे अगर आप अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखा देते हो या कुछ अलग दिखा देते हो तो फिर वो काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब क्या होता है? जनरली होता है आइडेंटिटी, मतलब एक ओनर का आइडेंटिटी। जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा आइडेंटिटी अलग होगा, मेरे बिजनेस का आइडेंटिटी अलग होगा, दैट इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब सेपरेट है, एक बिजनेस सेपरेट है, बिजनेस का आइडेंटिटी सेपरेट है और उसका जो चलाने वाला जो ओनर है वो सेपरेट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उन सारे चीज को रिकॉर्ड करना है आपको जिनको आप मनी के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। मतलब ऐसा चीज जो कि मनी में आप नहीं मेजर कर सकते हो उसको आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा था कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में जो झगड़ा हो गया, क्या उसको हम लोग मनी मेजरमेंट, मनी के टर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो उसका भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या सोच के स्टार्ट करते हो कि बिजनेस को आप आज ही बंद कर दोगे? नहीं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा सालों साल तक चलते रहेगा। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा सालों साल तक चलते रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर एक आप मशीन परचेस किए हो
तो मशीन परचेस की हो तो आप ये मान के चलोगे कि ये मशीन आपका बिजनेस मान के चलो इस मशीन से 10 साल तक चलेगा, तो आप उसका वैल्यूएशन कुछ उसी तरीके से निकालोगे। इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जनरली अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है, वो होता है आपका, मैं लिख देता हूं यहां पे, वो होता है आपका 1 अप्रैल, जैसे अगर इस ईयर का बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2024। तो दिस इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है और इसको अकाउंटिंग पीरियड भी बोला जाता है कि एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू, जैसे कि बिजनेस जो होता है इंटेंडेड टू कंटिन्यू indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be as certain only when the business is completely wound up। मतलब जब बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है तब उसको माना जाता है कि बिजनेस खत्म हो चुका है। अदरवाइज बिजनेस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितने साल तक ये चलते रहेगा उतने साल तक हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते रहेगा। तो इस प्रॉफिट को मेजर करने के लिए, जैसे इस साल का जो प्रॉफिट है उसको इसी साल मेजर करना है। ठीक है, तो सर ये कैसे हो सकता है, सर इसको आप कहीं पे पढ़ाए थे क्या? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में जनरली होता क्या है कि अगर आपका कोई एक्सपेंस इसी साल हो रहा है तो उसको आप इसी साल रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हम लोग जनरली ये जानना चाहते हैं कि इस ईयर का प्रॉफिट कितना था, उसको हम लोग अगर इस ईयर का प्रॉफिट जान पाएंगे तो पिछले ईयर के प्रॉफिट से क्या कर पाएंगे, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है 12-month period is usually adopted for this purpose. According to the amended income tax law, a business has compulsorily to adopt the financial year beginning from 1st April and ending on 31st March in the next calendar year as its accounting period. ठीक है, तो apart from this, company who has shares are listed, तो ये छोड़ो, ये भी आपका पढ़ने का जरूरत नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हर साल, ठीक है, उसको एक अकाउंटिंग पीरियड के तहत अपना जो भी मतलब अकाउंट मतलब ईयरली बोल लो, क्वार्टरली बोल लो, हाफ ईयरली बोल लो, उसको अपना ब्यौरा देना पड़ता है। ठीक है, बताना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल क्या बता रहा है आपका, हिस्ट्री से। तो देखो इस कॉन्सेप्ट के तहत आपको ये बोला है कि सपोज दैट एक मशीन को आपने खरीदा है कितने में, 5 लाख में। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 लाख ही होना चाहिए उस अकाउंट्स में। ऐसा नहीं कि आप खरीदे हो कम में और ज्यादा में दिखा दे, खरीद रहे हो ज्यादा में और कम में दिखा दे रहे हो, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। तो जितने में आप उसको एक्वायर किए हो मतलब खरीदे हो, उसी प्राइस पे आप उसको उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे, एंट्री करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो सर this cost become the basic of all subsequent accounting for the asset, since the acquisition cost related to the past it is referred to as historical cost। तो जो कि ये पुराने समय से या पिछले पीरियड से ये रिलेटेड है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ लो। देखो अभी आप उतना नहीं समझ पाओगे क्योंकि जर्नल एंट्री आप पढ़े नहीं हो, लेकिन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कहना ये चाहता है कि अगर मान के चलो आपको आपके पापा ने कुछ पैसा दिया, ठीक है, कुछ पैसा दिया, उस पैसे से आपको क्या हुआ, आप कहीं घूमने के लिए गए, तो अगर आपके पापा ने आपको पैसा दिया तो वो आपका समझ लो कि एक तरह से आपका इनकम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके पापा के लिए एक्सपेंस हो गया। उसी पैसे को आप ले जा करके कहीं और जाके खर्च कर रहे हो तो ये पैसा आपका फिर से एक्सपेंस हो जाएगा और जो उसको जिसको आप दोगे उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ से डेबिट होगा तो दूसरी तरफ से क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या, डेबिट होना मतलब क्या सर, यहाँ पे डेबिट होना मतलब ये कह सकते हैं क्या मेरे पास से पैसा चला गया, और क्रेडिट होने का मतलब ये कह सकते हैं क्या उसके पास वो पैसा आ गया। तो डेबिट मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेरे पास से जा रहा है, जो जिसके पास जो जा रहा है उसको डेबिट कर दे रहे हैं और जिसके पास आ रहा है उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि देखिए जब आप
क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे 3 बेसिकली अकाउंटिंग्स पढ़ाया जाएगा, उसके तहत फिर आप इजीली इसको समझ पाओगे। क्योंकि थोड़ा सा डेबिट एंड क्रेडिट अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन वहां पढ़ने के बाद वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। चलिए, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप देखें किसी भी चीज का डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ, तो यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट जो दोनों प्रोसेस जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत ट्रांजैक्शंस, एक सेकंड इसको मैं उस दिन भी काटा था, बिजनेस ट्रांजैक्शंस is recorded having a dual aspect. In other words, every transaction is recorded having a dual aspect. In other words, every transaction affect at least 2 accounts. That is what? One account is debited and the other account must be credited. This system of recording transaction based on the concept is called the double entry system. इसी concept को क्या कहते हैं, double entry system. ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग पिछले क्लास में, इसलिए फिर से भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आपको करना क्या है, एक बार देख लेना है पुरानी वीडियो को, बस मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन के पर्पज से कर रहा हूँ। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखो होता क्या है, इसका भी एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे कि इफ अ फर्म, अगर एक फर्म है, गेट्स एन ऑर्डर ऑफ ए गुड्स ऑन 1 जनवरी, सप्लाइज द गुड्स ऑन 20th जनवरी एंड रिसीव द cash on 1st April, the revenue will be deemed to have been earned on 20th January as the ownership of the goods was transferred on the डे। देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जब आप रिसीव कर रहे हो पैसा, ठीक है, तो जिस दिन यहाँ पे देखो कहना क्या चाहता है कि आपको ऑर्डर मिला कितने तारीख को, 20 जनवरी को, आप 1 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला, ठीक है, सप्लाई गुड्स ऑन द, सॉरी 1 जनवरी को आपको गुड्स सप्लाई किया, 20 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला, और आप ऑर्डर कितने तारीख को दे रहे हो उसको, 1 अप्रैल को। लेकिन जिस दिन आपको ऑर्डर मिला, ठीक है, उसी दिन, जिस दिन आपको ऑर्डर मिला उसी दिन ये मान लिया जाएगा कि आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न्ड ऑन 20th जनवरी एज द ओनरशिप ऑफ द गुड वाज ट्रांसफर्ड ऑन द डे। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप उसी दिन ट्रांसफर हो चुका था। अब जैसे कि इसका एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहोगे तो देखो, अभी जब आगे आप पढ़ते ना तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट था, ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पे एक्रूवल कॉन्सेप्ट आई थिंक होना चाहिए, अच्छा है, एक्रूवल प्रिंसिपल है, वहां पे आ रहा हूं, तो एक बार पहले उसी को देख लो। एक्रूवल प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि एक्सपेंस आज का है तो उसको आज रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं, देखो होता क्या है, आप समझना इस बात को ध्यान से। जैसे कि आप अगर कोई रेवेन्यू अर्न करोगे, जैसे आप कोई सामान बेच दिए किसी को, ठीक है, अगर आप वो सामान बेच दिए लेकिन उसका पैसा आप बेचे हो आज, ठीक है, आप उसको गुड्स का ओनरशिप आज ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसका जो आपको जो पैसा रिसीव होना चाहिए था वो 1 महीने के बाद रिसीव हो, तो इसका समझने का तरीका ये गलत कैसे हो जाता है। अगर जिस दिन आपने बेचा है उस दिन रिकॉर्ड नहीं किया तो ये क्यों गलत हो जाएगा। देखो, हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड के तहत काम करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड इन द सेंस कि हम लोग 1 साल का पूरा प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है सर, कितना सेल्स है ये सारा चीज निकालते हैं, कितना परचेज है, सब कुछ निकालते हैं 1 साल के अंदर, तभी तो पता चलेगा इस साल का प्रॉफिट कितना था, इस साल का लॉस कितना था। अकाउंटिंग बनाने का तो मेन रीजन ये होता है, ठीक है। तो अगर हम इस साल के खर्च को इसी साल रखते हैं और इस साल के प्रॉफिट को अगले साल जोड़ देते हैं, तो क्या ये बैलेंस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अगर कोई सामान, मान के चलो कोई हमसे परचेज किया है 1 मार्च को, ठीक है, लेकिन वो पैसा हमको दिया है कितना, 4 अप्रैल को, और हम एंट्री पैसा का मिलने के दिन हम लोग 4 अप्रैल को अगर एंट्री कर रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जिस दिन रेवेन्यू मतलब जिस दिन आप उसको सामान मतलब ट्रांसफर कर दे रहे हो ओनरशिप, उसी दिन आपको क्या करना है, उसी दिन आपको उसका एंट्री कर देना है एक्रूवल बेसिस पे। और अगर कोई एक्सपेंस, ठीक है, जिसको आप आज ही कर ले रहे हो, मतलब एक्सपेंस था बाद का लेकिन आप आज ही उसको पेमेंट कर दे रहे हो, या फिर पहले का एक्सपेंस था आप आज पे कर रहे हो, तो आज उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर वो पहले का एक्सपेंस था तो जिस दिन वो एक्सपेंस इनकर हुआ था आपको उसी दिन वो रिकॉर्ड करना था। दैट इज नोन एज एक्रूवल प्रिंसिपल। देखो, record and report the revenue at the time is earned and realized by the business, not when the cash of the revenue is received by the business, is known as accrual basis accounting. The purpose of this
प्रिंसिपल इज टू एक्चुअली शो वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड नॉट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, वर्क अभी कंप्लीट हो चुका है, हमको बस उससे मतलब है। ठीक है, उसके बाद था एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन all the cost which are applicable to revenue of the profit period should be charged against the revenue। मतलब जो रेवेन्यू के लिए था उसको रेवेन्यू में ही चार्ज करना है। अकॉर्डिंगली द मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो पहले उससे आप क्या रिसीव किए हो, फिर उससे जो कॉस्ट हुआ है दोनों को एक साथ रिकॉग्नाइज करके चलना है, मतलब मिला करके चलना है। दैट इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी इसका ऑब्जेक्टिविटी आप देख लेना। द प्रिंसिपल स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिविटी अमाउंट शुड हैव बीन सम ऑफ द इम्पार्शियल। तो ये कुछ वैसा है नहीं, बट पुराने वीडियो में एक बार पढ़ाया हुआ है, एक बार देख लेना उसको। चलिए अब आते हैं आज के हीरो के पास, जो कि है आपका क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो मैं आपको भी वीडियो के बीच में ही बता दे रहा हूं, इसको जो भी पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट हाँ एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत जरूरी है, और जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। मे बी आप जैसे स्कूल में पढ़े या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो सकता है ये पार्ट को इग्नोर कर दिया जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किया ही जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये पार्ट आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये सब बहुत जरूरी। किसी भी चीज का जब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो तो आप उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको अगर बीच रोड में मिले पूछे कि आप क्या लिए हो, तो आप बोलो कॉमर्स, क्या होता है गोइंग कंसर्न, वो आपको थोड़ी ना वहां पे बैलेंस शीट निकाल करके मैच करने के लिए दे देगा, बिल्कुल नहीं। तो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। Accounting convention include the customs and the traditions that assist the accountant in preparing the accounting statement. Although these conventions do not have any legal obligation, yet accountant need to use this convention to record the financial transactions. Financial transactions को record करते समय इन सारे conventions को accountant को पता होना चाहिए, तभी वो record अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से रूल्स है। These conventions are generally accepted guidelines around the globe। मतलब एक छोटे से ग्लोब में जिसमें पूरा दुनिया समाया हुआ है, ये सारे में ये एक्सेप्टेड है। The accounting convention have changed with the time because of the financial conditions। तो ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस में चेंजेस होने के कारण। द मोस्ट ऑफ द कॉमन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर्स, कंजर्वेटिज्म जिसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, एंड कंसिस्टेंसी। सर इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे क्या, पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, सर कंसिस्टेंसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप केएफसी का बर्गर खा लो, आप हर जगह पे खाओगे, आपको हर जगह पे टेस्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, केएफसी का चिकन विंग्स खा लो, जो भी खा लो, मतलब उसके जो भी प्रोडक्ट्स आप खा लेते हो वो सारे के सारे हर एक आउटलेट में सेम लगेंगे। क्यों सर, इसीलिए सेम लगेंगे क्योंकि वहां पे जो मसालों का यूज किया जाता है वो हर जगह पे नाप तौल के बराबर यूज किया जाता है, मतलब कि कंसिस्टेंटली वो लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे चिकन विंग्स का मतलब कहां से आ गया, तो सर यहाँ पे चिकन विंग्स का मतलब नहीं है, जैसे कि आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किए, सपोज दैट आप एक कार परचेज किए हो। ठीक है, क्या वो कार का वैल्यू आज और आने वाला टाइम पे मतलब एक साल के बाद सेम होगा, नहीं, आज जितना है उसके एक साल के बाद वो वैल्यू कम हो जाएगा। तो कैसे पता चला, तो इसके लिए आप डेप्रिसिएशन का जो चार्जेस लगाते हो वो लगाने से आपको पता चलता है। सर डेप्रिसिएशन हमारे फायदे के लिए होता है या नुकसान के लिए, नहीं, वो हमारे फायदे के लिए होता है। अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो बिजनेस के लिए फायदे के लिए होता है। सर डेप्रिसिएशन तो उतना क्लियर नहीं है, बस डेप्रिसिएशन ये याद रखो कि किसी भी फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन चार्जेस होता है। ठीक है, आगे चल के जब डेप्रिसिएशन आप पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका 11वीं क्लास में पूरा एक चैप्टर ही है। तो डेप्रिसिएशन में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से बेसिकली हमें दो मेथड्स पढ़ना है। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है
कि अगर आप इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो आपको अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना है, उसके अगले साल भी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना है। मतलब कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट होना है। ये नहीं कि आप इस साल स्ट्रेट लाइन चार्ज की, अगले साल रिटर्न डाउन चार्ज करोगे, उसके अगले साल स्ट्रेट लाइन, उसके अगले साल रिटर्न डाउन, नहीं। ठीक है, तो वहां पे फिर आप कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सॉरी कन्वेंशन है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो दिस कन्वेंशन अफर्म that business unit should be consistent in its accounting practices, enabling user of accounting information to compare accounting statement over time or between the different enterprises. This consistency should be the nature of general acceptability. This means that accounting practices should be remain unchanged unless the change is necessarily warranted. जब तक चेंजेस कोई जरूरी नहीं है आपको चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल depreciation policy, example from the straight line method of to the diminishing method, this change should be disclosed clearly along the financial statement. इसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली बताना होगा कि आप कौन से डेप्रिसिएशन पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हो। अगर चेंज करना है तो वो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? सब कुछ डिस्क्लोज कर देना। जी हाँ, डिस्क्लोजर का मतलब होता है सारे चीज को डिस्क्लोज कर देना, मतलब बतला देना। कैसे बतला सकते हैं? देखो, डिस्क्लोजर करने का रीजन क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगे वो उन चीजों के बारे में जान सकेंगे। जी हाँ सर। तो द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एडवोकेट्स द फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन whether favorable or otherwise in the accounting statement of the business enterprises. These conventions mandate that all relevant information pertaining to the financial position as well as the result of the operation that is deemed to be material value of proprietor, creditor, debtor must be disclosed and all the accounting statement must be prepared honestly. मतलब जितना भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसको ईमानदारी पूर्वक बनाइए, और बनाने के बाद ये सारा किसके लिए यूजफुल होगा? इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होंगे आपके? डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक, मतलब जितने भी तरह के स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपके कंपनीज में होगा, किसी ना किसी तरीके से वो आपके कंपनी के साथ जुड़े होंगे, तो उनको जानने का पूरा पूरा अधिकार है। और आपका कर्तव्य है कि आप जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो उसको फेयरली और हॉनेस्टली करोगे। ठीक है। The convention of disclosure hold the greater importance of the case of businesses where the ownership is separate from the management। जहां पे ओनरशिप जो होगा वो मैनेजमेंट से क्या होगा? बिल्कुल सेपरेट होगा, अलग होगा। Material events that can be significantly affect the business include bad debts, destruction of plant और मशीनरी। जो भी चीज हो रहा है आप उन सारे चीजों का इंफॉर्मेशन फेयरली तरीके से थ्रू अकाउंटिंग के माध्यम से आप दोगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो, ये थोड़ा सा प्रूडेंस आपको लग सकता है कि कुछ अलग चीज है, बट अभी आप जब समझोगे तो आपको ये बड़ा आसान लगने लगेगा। देखो क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, जो भी एंटीसिपेटेड लॉस होंगे, मतलब आपको ये लगेगा कि ये लॉस हो सकता है, उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, आपको लग रहा है कि इस साल के अंदर ये लॉस हो सकता है, उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। प्रूडेंस हो, यहाँ पे आप प्रूडेंस तरीके से सोच रहे हो। कंजर्वेटिव मतलब कौन होता है? जैसे घर पे होता है ना कि हमारे पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि अगर मान के चलो मिडिल क्लास फैमिली से हो तो क्या सोचते हैं ना कि जैसे कि अगले बर्थडे में मान के चलो मेरे पापा मेरे को कार देंगे, कार नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बाइक देंगे गिफ्ट। ठीक है, तो अगले बर्थडे में अगर मेरे पापा मेरे को बाइक देंगे तो हमारे पेरेंट्स थोड़े से कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव है तो वो क्या करेंगे, अगले साल के लिए जो वो मेरे को बाइक खरीद के देंगे उसके लिए आज ही से थोड़ा थोड़ा पैसा रख करके वो अगले साल इकट्ठा करके हमको वो देंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं है कि जो काम हमको करना है एट ए टाइम करना है, वो प्रूडेंस सोचते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव सोचते हैं तो वो पैसा को थोड़ा थोड़ा करके आज ही जमा करने लगेंगे कि हो सके उस समय पैसा मेरे पास ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म है और प्रूडेंस का जो कन्वेंशन है, उसमें अगर कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस है, जो आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई एंटीसिपेटेड गेन हो सकता है, उसको आज रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या करना है? कोई फायदा को आज ही रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। According to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but
ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, सेफ गेम खेलना। आप काफी सुने होंगे, कोई गेम वेम खेलते होंगे, संभल कर खेलना है, सेफ गेम खेलना है, ठीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल द नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस इवन थ्रू द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी। देखो प्रोविजन मतलब क्या होता है ना, पहले से हम थोड़ा थोड़ा रिजर्व करके रखेंगे, ताकि अगर हमको, क्योंकि बिजनेस तो अनसर्टेन होता है, कब कहां पे क्या जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम सेव करके रखेंगे तो अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम उस प्रोविजन से उन सारी चीजों को राइट ऑफ या पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर डाउटफुल डेट मतलब लग रहा था कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, तो उसके लिए कुछ हम पहले से क्या करके रखे थे, कुछ प्रोविजन बना के प्रोविजन करके रखे थे, मतलब कुछ पैसा हम रिजर्व करके रखे थे, और उसको अगर हम मान रहे थे कि वो डूब सकता है तो एंटीसिपेटेड लॉस या बैड डेट्स के तौर पे हम उसका एंट्री भी कर रखे थे। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सोन ओनली एट द सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड, मतलब जो सरेंडर वैल्यू होता है उस पर। तो ये थोड़ा सा आपको समझने में ज्वाइंट वैल्यू आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़े हो, तो थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, ताकि आगे आपको जब मैं इन सब चीजों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूं तो दिक्कत ना होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट पॉइंट, जो कि है क्या, जो कि है आपका द कन्वेंशंस ऑफ मटीरियलिटी। क्या बोलता है, देखो मटीरियलिटी, मटीरियल वर्ड से आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एडवोकेट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मटीरियल फैक्ट्स, मतलब जो भी जरूरी है इस बिजनेस के लिए उन सारी चीजों का रिकॉर्ड करना, व्हाइल एलिमिनेटिंग द इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि जरूरत उतना नहीं होते हैं, तो उन सारी चीजों को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, मतलब जो मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना। मटेरियलिटी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग समटाइम ना, आई डोंट नो, वेट करते हैं फिर मैं लिखता हूँ उसको। थोड़ा सा ये पेन पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को लिखने टाइम। हाँ, तो मटेरियल फैक्ट्स आर दोज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। देखो जो इन्वेस्टर्स के लिए, अब ये आ गया, अब ये काम करेगा, मैं लिख देता हूं इसको। मटेरियलिटी का मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि होना चाहिए, ठीक है, और जो जरूरी नहीं है मतलब रेलिवेंट नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो मटेरियल फैक्ट्स आर दोज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है या दबाव डाल सकता है। ऑल्दो theoretically all information should be treated like a conventions of the materiality places great emphasis on the economic system। बस इसमें यही कहना चाह रहा है ना कि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उनको रखिए, और जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप हर एक चीज को कंसीडर करने लगो तो वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। और जैसा कि आपको पता है कि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, नोट्स बनानी होती है, फिर आपको पढ़ाना होता है, तो इन सारे काम में बहुत समय भी जाता है, और आपके लिए ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया है। तो आप जितना हमारे वीडियोस को पसंद करते हो कृपया करके लाइक करें, चैनल में अगर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी पर्सनलाइज नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।